हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एक्सपर्ट्स। आज हम देखेंगे कंसेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आइए देखते हैं हम कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो सारे काम जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में वो सारे काम जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं बिजनेस। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। बिजनेस रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरीली परस्यूड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कमाने के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। और इसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया है इस डेफिनेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर, टीचर स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, इसके बदले उसे क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। ऐसे फ्री में तो नहीं पढ़ा रही ना टीचर्स, उन्हें पैसे मिल रहे हैं तभी वो टीचर्स पढ़ा रही हैं स्टूडेंट्स को। और वही टीचर अगर घर में अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो मतलब वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे पैसे नहीं मिल रहे, उसे कोई पैसे नहीं दे रहा वो। तो हमने देख लिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बदले हमें पैसे मिलते हैं। और बिज़नेस क्या होता है? वो सारे काम जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो आई होप बिजनेस समझ आया होगा आपको, बिजनेस क्या होता है। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमें पैसा कमाने के लिए हम करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हमारा सेकंड क्या है? प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। अब हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की बेचने के लिए। अब हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है, अब बेचने से पहले हमें उसे प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। अगर हम बाई चांस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम वो बिजनेसमैन है, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, वो क्या करता है? वो ट्रेडिंग करता है। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट लेकर आया, वहाँ पे प्रोडक्ट बेच दिया। एक जगह से प्रोडक्ट परचेज कर लाए और दूसरी जगह प्रोडक्ट उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो मतलब प्रोडक्शन या फिर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। अब पैसा उसे कमाना है, उसे प्रॉफिट कमाना है, तो वही उसे गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे या फिर ट्रेड करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का बेचने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। अब नेक्स्ट आता है सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात आ गई, पहले हमने प्रोड्यूस वाली बात करी, अब हम बेचेंगे। अब हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे? बेचेंगे। ठीक है, जो हमने परचेज कर लाए हैं हम उसे क्या करेंगे? बेचेंगे। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। मतलब हम जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, अब हम गुड्स को परचेज कर ला रहे हैं, सेल कर ला रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब ये रेगुलर होना चाहिए, ये एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हमने एक दिन हमने प्रोडक्ट परचेज़ करा, फिर उसके बाद हमने सेल कर दिया, उसके बाद हम बैठ गए भी हमने तो अब बस एक बार हमने परचेज़ करके सेल कर दिया, अब हम नहीं करने वाले। ऐसा नहीं है, वो बिज़नेस नहीं है। हमें इसमें रेगुलर होना पड़ता है। रोज जैसे शॉपकीपर है, वो प्रोडक्ट्स परचेज़ करके लाता है, साथ के साथ उसे सेल करते रहता है, और जैसे जैसे जो गुड्स जो हैं सेल होते रहते हैं उसे परचेज़ करता रहता है। मतलब वो रेगुलर कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। ये नहीं है कि भाई एक बार वो अपनी शॉप खोली, उसने गुड्स परचेज़ कर लाया, वो बिक गए, बस फिर बैठ गया। वो नहीं, वो बिज़नेस नहीं है। अगर उस बंदे को प्रॉफिट अर्न करना है तो रेगुलर बेसिस पे उसे ये डीलिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है तो वो क्या है? बिज़नेस है। अगर वो एक बार कर रहा है, एक बार परचेज़ करके सेल कर रहा है, तो वो बिज़नेस नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट अर्निंग। अब हमारा मेन मोटिव क्या होता है, या फिर हम कह सकें प्राइमरी मोटिव, मतलब पहला मोटिव, बिजनेसमैन का पहला मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का? प्रॉफिट अर्न करना। अब एक बंदा प्रॉफिट अर्न करेगा तभी वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है।
अब उसे बाय चांस एक प्रोडक्ट लेकर आया है, परचेज़ कर आया है, ठीक है। अगर वो 100 रुपीज़ का परचेज़ कर ला रहा है और 120 में उसे बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसे 20 रुपीज़ क्या हो रहा है, मार्जिन, उसे प्रॉफिट बच रहा है। अब 20 रुपीज़ में भी अपनी सारी कॉस्ट वगैरह निकालेगा। अब जैसे बाई चांस शॉप है उसकी, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, जो भी मतलब उस गुड्स के लिए उसे कॉस्ट लग रही है, वो सारी माइनस करके उसे 10 रुपीज़ सपोज बचे। तो अगर वो 10 रुपीज़ उसे बच रहे हैं तभी वो प्रॉफिट। अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का ख़रीद के 120 में बेचे तभी उसे प्रॉफिट होगा। ये तो नहीं है कि 100 रुपीज़ का परचेज़ कर लाए और 100 में ही बेचे दे, नहीं, प्रॉफिट थोड़ी अर्न कर रहा है वो, तो कुछ भी नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और बल्कि उसकी कॉस्ट और लग गई। तो मतलब बिज़नेस जो है प्रॉफिट के बिना नहीं चल सकता। अगर बाई चांस उसे 1 महीना उसने थोड़े टाइम बिज़नेस करा, उसे अगर लगा कि भाई मुझे इस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस बिज़नेस में लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बंद कर देगा वो बिज़नेस। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉफिट जो है वो नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि बिज़नेस का मेन मोटिव जो है, प्राइमरी मोटिव, और भी मोटिव हम होते हैं, बट प्राइमरी सबसे फर्स्ट मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर वो जब तक प्रॉफिट अर्न करता रहेगा तब तक वो बिज़नेस करता रहेगा, बिज़नेस कंटिन्यू होता रहेगा। बट अगर वो जब उसने प्रॉफिट अर्न करना बंद कर दिया, प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, तो मतलब वो बिज़नेस नहीं कर पाएगा, बिज़नेस उसे बंद करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। अब भाई रिस्क तो होता ही है बिज़नेस में, ठीक है। अब जैसे सुना है कि भाई रिस्क का सुनते ही हमें एक बात याद आती है कि जितना ज़्यादा हमारा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हमारा रिटर्न होगा, जितना कम रिस्क उतना रिटर्न कम, ठीक है। तो मतलब अब जैसे एग्ज़ाम्पल कि अब बिज़नेस करना है किसी बंदे को, बिज़नेस हम करते हैं तो रिस्क तो होता ही होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि एक बिज़नेसमैन है, उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उससे पहले तो है कि ये तो उससे रिस्क रहता है कि क्या पता ये कस्टमर्स को पसंद आएगा नहीं आएगा, उसकी जो जितना उसने पैसा लगाया है, जितना उसने प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट लगाई है, वो सारी इनकर होगी नहीं होगी, इतना प्रॉफिट इतना होगा नहीं होगा, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये सारा किसके ऊपर है, तो ये सारा मतलब रिस्क है। बिज़नेस में रिस्क तो होता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। मतलब वही जैसे हमने ऊपर देखा कि रिस्क फैक्टर हमारा बिज़नेस में जो है रिस्क होता ही होता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स में अनसर्टेनिटी, अब ये नहीं है कि भाई आज हमारा इतना 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो अगले महीने भी 1 लाख का ही प्रॉफिट हो, अगले महीने क्या पता जो हमारा जैसा हमने प्रोडक्ट बनाया उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट बना रहे, उसका सब्स्टिट्यूट कोई और बना दे, तो मतलब क्या होगा, तो पॉसिबल हो सकता है ना कि हमारी जो सेल्स हैं वो कम हो जाए, ठीक है। तो मतलब जैसे अब इतने सालों से हमारा या इतने महीनों से हमारा 1 लाख प्रॉफिट हो रहा था, हर महीने हमारा 1 लाख प्रॉफिट हो रहा था, बट दूसरे प्रोडक्ट के बाय चांस कोई और प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर दे सेम मेरे जैसा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट इसका कोई प्रोड्यूस कर दे, तो मतलब सारे कस्टमर्स जो हैं फिर वो डिवाइड हो जाएंगे, हाफ़ मेरे पास आएंगे या हाफ़ उसके पास जाएंगे या फिर सारे मेरे पास ही आ सकते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई हम मेरे पास आधे ही आएंगे आधे नहीं आएंगे, क्या हो सकता है कि आधे मेरे पास आएँ आधे उसके पास आएँ, क्या पता सारे मेरे पास ही आए, उसका कोई प्रोडक्ट ना ले। तो मतलब रिटर्न जो है उसमें अनसर्टेनिटी होती ही होती है। जैसे हम कहते हैं कि फ्यूचर जो है अनसर्टेन होता है, वैसे ही बिज़नेस में रिटर्न्स जो है वो अनसर्टेन होते हैं। अब नेक्स्ट फिर आता है हमारा लीगल एक्टिविटीज़। लीगल एक्टिविटी मतलब बिज़नेस जो है हमारा लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, जो लॉज हमारे बने हुए हैं उसके तहत होना चाहिए, तो मतलब सब कुछ लीगल होना चाहिए। तो ये थी हमारी बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, प्रॉफिट अर्निंग, रिस्क फैक्टर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स एंड लीगल एक्टिविटी। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड
नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे लिए, हम जो बिज़नेस है किस लिए करते हैं, हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, प्रॉफिट। बिज़नेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे लिए, हमारे खुद के लिए। अब जैसे हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। हम ऐसे तो नहीं बिज़नेस कर रहे फ्री में, ये तो नहीं है कि हम परचेज़ कर लाए उतने का उतना बेच दे, कोई हम फ्री सेवा नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा इसके अंदर, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या आता है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। हमें बिज़नेस चलाने के लिए, बिज़नेस आगे ग्रो करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। बिना प्रॉफिट अर्न करे हम बिज़नेस नहीं चला सकते। हमें अपना लाइवलीहुड जीना है, हमने सरवाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। तो इसका देख लेते हैं। प्रॉफिट्स आर नीडेड टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर एंड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। फिर हमारा आ जाता है, सबसे पहले हमारा ये डिस्कस कर लिया हमने, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। फिर आता है हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स। अब हमें बिज़नेस करना है, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक बिज़नेस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिज़नेस नहीं हो सकता। अब हमें जो प्रोडक्ट्स बेचने हैं उससे कस्टमर जो है क्या होना, सेटिस्फाई होना चाहिए। वो सेटिस्फाई होगा तभी तो वो आपके प्रोडक्ट्स बार बार ख़रीदेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप क्या करोगे, एक बार प्रॉफिट कमा लोगे। एक कस्टमर एक बार प्रोडक्ट ख़रीद लेगा, बार बार तो नहीं ख़रीदेगा। अच्छा प्रोडक्ट होगा, उसकी जो नीड्स हैं उसे सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदेगा। फिर आता है हमारा इनोवेशन। अब इनोवेशन का मतलब कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नए नए प्रोडक्ट्स लाने। अब कोई भी कंपनी उठा लो, वो ये तो नहीं है कि भाई पिछले 10 सालों से, पिछले 20 सालों से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रही है। नहीं, वो प्रोडक्ट, और वो बिल्कुल प्रोडक्ट वैसा ही एज इट इज़ जैसे 10 साल पहले आता था प्रोडक्ट, क्या वैसे का वैसे प्रोडक्ट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। इनोवेटिव आइडियाज़ लाने ही पड़ेंगे। जब तक वो इनोवेटिव आइडियाज़ लाते रहेगा, कुछ इनोवेटिव उसमें डिज़ाइनिंग पैकेज, उसका जैसे प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, उसका पैकेज जो पैकिंग जो होता है उसका वो चेंज कर दिया। तो मतलब इनोवेशन जो है इसमें ज़रूरी होती है। कुछ ना कुछ बंदे को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में चेंज हमें लाना ही पड़ेगा, इनोवेटिव लाना ही पड़ेगा। कुछ इनोवेट हमें करना ही पड़ेगा, तभी हमारा जो है प्रोडक्ट की डिमांड जो है और इंक्रीज़ होगी, सेल्स हमारी इंक्रीज़ होंगी एंड बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट है वो और इंक्रीज़ होगा। तो फिर हमारा आता है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मतलब सारे रिसोर्सेज को जो है हम अच्छे से यूज़ करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, अगर हमें एक प्रोडक्ट बनाने, हमें जहाँ पर हमें 10 बंदे चाहिए तो वहाँ हम 10 बंदे ही रिक्रूट करें। ये नहीं, ना ही हम ज़्यादा करें ना ही हम कम करें। ये नहीं कि जहाँ हमें 10 की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम 8 रिक्रूट कर रहे हैं। हम वहाँ पे 8 पर्सोनल जो है, 8 स्टाफ, 8 बंदे हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये नहीं, ना ही वहाँ पर 12 बंदे काम कर रहे हैं। ये नहीं हमें 2 एक्स्ट्रा और रख लिए हैं और वहाँ पर काम जो है इतना है नहीं, सिर्फ 10 बंदों का काम है तो हम 10 बंदे ही रिक्रूट करें। ठीक है। और वैसे ही हम काम जो है वो मशीन्स को हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ठीक है। फिर हाँ, और मटेरियल जो है उसे, हाँ मटेरियल्स जो हैं, जो भी हमारा अब प्रोडक्ट बनाने में हमारा जो भी वेस्ट हो रहा है वो कम से कम करें, वो हम रिड्यूस करें। तो आई थिंक तो ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अब वहाँ पर हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अपना सोच लिया, अब हम सोचेंगे सोसाइटी का। ठीक है। सोसाइटी में क्या है कि भाई हम मतलब गुड्स जो सप्लाई करने हैं, उससे बिजनेसमैन को जो गुड्स सप्लाई करेगा वो गुड्स तो वो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। ये नहीं कि बेकार सी क्वालिटी हो और प्राइस भी उसने इतने हाई रख दिए। नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस भी उसका जेन्युइन होना चाहिए। अब देखो, क्वालिटी उस गुड्स की अच्छी होगी, कस्टमर्स तभी तो सेटिस्फाई होंगे। अब ये तो नहीं है कि आप बेकार से क्वालिटी बना दो और कस्टमर्स जो हैं वो लेते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कंज्यूमर्स क्या हैं,
कस्टमर्स क्या है, किंग है, मार्केट में किंग है ना कस्टमर्स। कस्टमर्स खरीदेंगे तभी बिज़नेस जो है, तभी बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। ये तो नहीं है कि वो खरीदे ना, कस्टमर्स खरीदे ना प्रोडक्ट्स और वो प्रॉफिट कमा ले, नहीं, कस्टमर्स ही तो खरीदेंगे ना। तो वो कैसा खरीदेंगे, क्वालिटी गुड खरीदेंगे। ये तो नहीं है वो कि भाई गंदा सा प्रोडक्ट है और वो कस्टमर्स पागल हैं, कोई गंदा सा प्रोडक्ट, बेकार से बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो खरीदते रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो नहीं खरीदेंगे। अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब हमें गुड्स जो है ज़्यादा अमाउंट पे नहीं बेचना चाहिए, ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब एक प्रोडक्ट जो है जेन्युइन हमारा 50 रुपीज़ का होता है और वो चार्ज कर रहा है 80, 100, तो मतलब ओवर चार्ज हमें नहीं करना है, हमें कंज्यूमर्स को ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो मतलब बायर्स से ओवर चार्ज नहीं करना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, होर्डिंग नहीं करनी है। तो मतलब हमें फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही करनी है, हमें कुछ भी इलीगल नहीं करना है, कुछ भी ब्लैक मार्केटिंग या और भी ओवर चार्ज, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर आता है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा करनी, एक बिज़नेस को ग्रो करना चाहिए, ग्रो करेगा तो उसे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, उसे उसे लोगों की ज़रूरत होगी, तो वो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करे, न्यू जॉब्स क्रिएट करे, और उसमें जो जॉब वो दे रहा है, जो वो रिक्रूट कर रहा है बंदों को, वो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट ना करे। फिर उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को हमें रेगुलर सैलरी देनी चाहिए, या फिर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसे रेगुलर वेजेस देनी चाहिए। ये नहीं है कि, और टाइम पे सैलरी देनी चाहिए, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने सैलरी ना दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे उन्हें प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं प्रॉपर अच्छी जगह हो, ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी हो, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़, जितनी जो है फैसिलिटीज़ वो दे सकता है एम्प्लॉयज़ को वो दे, ठीक है। फिर आता है हमारा कम्युनिटी सर्विसेज, मतलब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। अब जैसे अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, कुछ मतलब कम्युनिटी के लिए, कुछ भी हमारी सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा जो है काम करे। उससे क्या होता है, उससे आजकल तो वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ये सारे काम करती हैं ताकि उनकी पब्लिक इमेज इंक्रीज़ हो। अच्छा ये ब्रांड है, जैसे ये तो अनाथ बच्चों के लिए इतना कंट्रीब्यूशन करता है, ये करता है वो, तो इससे क्या होता है इससे क्या होता है, कंपनी की पब्लिक इमेज भी बढ़ती है, और जो ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं ये इनके लिए हेल्पफुल भी होता है, इनकी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम भी होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट का जो है ख्याल रखना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसे वाटर पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान हो। तो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सोसाइटी के लिए। डिस्कस करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड हमारे बिज़नेस से डायरेक्टली लिंक जो होते हैं वो कौन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। कस्टमर्स को हमें अच्छे प्रोडक्ट से अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट दे के हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा एम्प्लॉयज़ क्या है, अब एम्प्लॉयज़ को अब हमें एक बिज़नेस में अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें
पार्टनर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब कोई भी वो अगर आइडियाज़ दें, कुछ भी इनोवेटिव आइडिया दें, कुछ भी जो है उनका जो सोचने का तरीका है उसको हम मोटिवेट करें, ठीक है। कोई भी अपना जो है कोई चीज़ बता रहे हैं, अपना परसेप्शन बता रहे हैं, तो हमें उसे और मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं कि भैया तुम एम्प्लॉय ही रहो, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी हर बात जो है सुननी चाहिए। एज अ पार्टनर हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए। और फिर उनकी जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, जो भी अगर एक एम्प्लॉय कुछ अच्छी एक चीज़ में जो है अच्छा है, तो उसे हमें और मोटिवेट करना चाहिए कि और बेटर बनाओ और अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करो। और उसके साथ साथ हमें उन्हें क्या उन्हें वर्किंग कंडीशंस जो हैं, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट जो है उन्हें अच्छा देना चाहिए। वर्किंग कंडीशंस जो है अच्छी देनी चाहिए। उन्हें कैंटीन की फैसिलिटी देनी चाहिए। जो भी हम हो सकती है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। और उन्हें टाइम पे सैलरी देनी चाहिए। वर्कर्स को वेजेस देनी चाहिए। तो मतलब अच्छे से जो है एम्प्लॉयज़ को हम ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। उन्हें कहीं भी ये ना लगे कि भाई यहाँ पे मेरी कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन पूरी हो और जॉब से फुल वो सेटिस्फाइड हो कि ठीक है। और मेन चीज़, उन्हें हर टाइम जो है डर नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी, ये बिज़नेस जो है, ये कंपनी मुझे निकाल देगी यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्हें थोड़ा विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा नहीं निकाला जाएगा। ऐसे थोड़ा सा जॉब को लेके वो थोड़े से सिक्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है, अनसिक्योर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब फिर आता है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे पहले हमने इकोनॉमिक देखा, वो हमसे रिलेटेड था, ठीक है। खुद बिजनेसमैन जो है देखिए प्रॉफिट अर्न करना होता है, ये सब, ठीक है, वो खुद का देखते हैं। फिर हमने सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव देखा। फिर हमें ठीक है सोसाइटी का भी देखना पड़ता है, खुद का देखना पड़ता है, सोसाइटी का देखना पड़ता है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव देखा हमने, एम्प्लॉयज़ वगैरह का हमें देखना पड़ता है। और फिर अब आता है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे देश के प्रति जो है, नेशन के प्रति जो है गोल्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। ये मतलब हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। मतलब सबसे पहले वो अचीव कर सकता है सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो सफिशिएंट मात्रा में एक अच्छी मात्रा में जो है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, ठीक है। फिर उसके बाद इंपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे, अपने गुड्स जो है इतने पैमाने पे, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हों कि वो एक्सपोर्ट भी कर सके, ठीक है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। स्मॉल स्केल जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उन्हें डेवलप करे, ठीक है। बैकवर्ड रीजन्स जो है वहाँ पे जाके कुछ अपना सेटअप करे, इंडस्ट्री सेटअप करे, जो है वहाँ पर जाकर बिज़नेस करे। इससे क्या होगा, बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, बैकवर्ड रीजन्स जो हैं वो भी डेवलप होंगी, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन के हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है उससे भी डेवलप करे। तो आई थिंक, तो मतलब यहाँ पे हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड, हमारे देश से रिलेटेड जो है देश को ध्यान रखते हुए हमें काम करना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए। तो हमने देख लिया सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और फिर नेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हमें एक बिज़नेस करना है तो हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है और दूसरा इन तीनों में से और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव साथ चलेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव होंगे, तभी एक बिज़नेस जो है सक्सेसफुल होगा। किसी एक ऑब्जेक्टिव को अगर हम लेकर चलेंगे तो बिज़नेस नहीं चलने वाला। अगर हम इकोनॉमिक को लेकर चलें, ठीक है, हम अपने ना ही एम्प्लॉयज़ को देखें, ना ही नेशन के प्रति हमारा कुछ हो, कंट्रीब्यूशन हो, ना ही हमारा सोसाइटी के प्रति कुछ हो, तो बिज़नेस वो चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिज़नेस कहाँ चल पाएगा, वो बिज़नेस नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमें ये एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक बिज़नेस सेटअप करना है, तो फिर हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ध्यान में रखने होंगे। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमें काम करना होगा और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, कंसेप्ट समझ आ गया होगा, करेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी, ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे बिज़नेस के। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कॉमर्स एक्सपर्ट्स को सब्सक्राइब करें टू बी कॉमर्स एक्सपर्ट। एंड अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई इतना सा भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या समझ नहीं आया। आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।